हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक्स करवाए थे, थोड़ा उनको मैं एक बार हाईलाइट के लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने करा था मास और वेट में। मास क्या होता है, किस चीज से मिलकर, क्या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बनी है, उसके अंदर कौन सी चीज है, कौन से छोटे पार्टिकल मौजूद है जो हमेशा रहेंगे, चाहे उसे कहीं भी ले जाओ, तो उसको हम कहते हैं मास। ठीक है, जबकि वेट क्या है, ये एक फोर्स है एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगता है बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी नीचे के लिए, और ये अलग अलग रहेगा आपको। अब देखो, द मास ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन, वो कांस्टेंट रहेगा। जिस चीज से मिलके बना है, चाहे आप उसे कहीं भी ले जाओ, अर्थ में रखो या मून में ले जाओ, जिस चीज के मिलके वो चीज बनी है वो उसी चीज से मिलके बनी है। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं तो ये चेंज होता है, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। अब जैसे मून में 1/6 हो जाता है, जो 60 केजी का हमारे अर्थ में है तो 10 केजी का हो जाएगा कहाँ पे, मून पे। तो उसने क्या करा, वेरी करा है लोकेशन और प्लेस टू प्लेस। फिर हमने वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ी थी। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम प्रीवियस पहले क्लासेस में अच्छी तरह कर चुके हैं, 9th और 10th में। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपने फॉर्मूले पे जाना है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर 3 इसमें कैटेगराइज करते हैं हम उसे, फ़ारेनहीट हो गया आपका, सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं फिर, एंड केल्विन आपका। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूले पे जाना है कि फ़ारेनहीट और डिग्री सेल्सियस को अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला है, फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, किस डिग्री सेल्सियस में दोनों के दोनों बराबर रहते, तो आप दोनों की वैल्यू क्या रख दो, एक्स रख दो। आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेम्परेचर में फ़ारेनहीट और सेल्सियस की डिग्री, तो ये आता है आपके पास -40। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये कई बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में 1 मार्क्स से, हाफ या 1 मार्क्स से। इसमें क्या होता है, देखो, जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एक तो सर्टेन डिजिट जो कि चेंज नहीं होने वाली, एक अनसर्टेन डिजिट जो चेंज वेरी करेगी, मतलब चेंज हो सकती है कुछ भी, ये उसमें डाउट है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। अब जैसे 11 है, तो हम लास्ट डिजिट को हमेशा क्या लेकर के चलते हैं कि अनसर्टेनिटी है, इसमें कुछ ना कुछ एरर है, उसी को हम बोलते हैं अनसर्टेन। जैसे 11.64 है, तो 11 भी सर्टेन है, ये तो चेंज होगा नहीं, 6 भी चेंज होगा, चेंज क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो, 3.5 हो या 4.5, तो इसको हम बोल देते हैं अनसर्टेन और डाउटफुल फिगर। और हम जब सिग्निफिकेंट की बात करते हैं तो हम दोनों चीजों को लेकर के सिग्निफिकेंट बताते हैं। इसको कुछ छोटे छोटे रूल्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। जैसे देखो, अगर 0 कहीं बीच में आ रहा तो हम उसको कंसिडर करेंगे 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, और अगर 0 पहले आ रहा है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 2 3, तो हम क्या ले रहे हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट, चाहे वो डेसिमल के पहले के पहले वाले 0 को कंसिडर नहीं करते, जैसे इसमें 1 और 2 और इसमें 1। हाँ, अगर 0 लास्ट में तो हम उसे कंसिडर करेंगे, जैसे 11.03, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर और इम्पोर्टेंट है साइंटिफिक नोटेशन। तो देखो क्या होता है क्लास, कई बार क्या होता है, अब जैसे मेरे से कोई पूछे कि भाई अर्थ का मास कितना होता है, तो बहुत ज्यादा होता है, मैं कब तक बोलता रहूंगा, 6 करोड़ समथिंग समथिंग। ठीक है, तो हम उस चीज को किसी भी बड़ी डिजिट को शॉर्ट में लिखने के लिए आसान बनाते हैं, और उसको बोलने में भी हम आसानी महसूस करते हैं। मैं इतना तो बोलूंगा नहीं, इतनी बड़ी डिजिट, तो उसके लिए हम नोटेशन दे देते हैं कि हमेशा 1 किसी भी डिजिट नंबर के बाद 0 नहीं होना चाहिए, नंबर 1 to 9 होना चाहिए, उसके बाद डेसिमल लगा करके 1 to 10⁴ बोला। अब देखो, जैसे मैं इसको बोलूं तो कितना ज्यादा चल जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 40,400, उसी में 4.04 10⁴। तो इजीली हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैलकुलेशन भी इजी बनती है, हर चीज इजी बनती है। अब लिखने का तरीका बस यही हम कहते हैं, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। छोटी सी चीजें हैं। अगर मैं लेफ्ट की साइड मूव करूं, देखो यहां से लेफ्ट की साइड, तो मैं क्या करूंगा, 10⁻+ प्लस में चढ़ेगी। जैसे मैं 1 ले गया तो 6.24 into 10⁻+1, तो +1 तो लिखते नहीं है। अगर मैं राइट की तरफ ले जाऊं तो माइनस में, देखो 1 2 3, तो 4.8 into 10⁻−3। तो ये रूल है छोटा सा कि लेफ्ट की तरफ ले जाओगे तो प्लस, राइट की तरफ ले जाओगे तो माइनस। क्लियर है? और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉज की जरूरत कब पड़ी? इसकी जरूरत तब पड़ी जब हम एलिमेंट से कंपाउंड की तरफ बढ़े। अभी तक तो एलिमेंट सिंगुलर है,
ठीक है। लेकिन जब मैं दो एलिमेंट को कंबाइन करके कोई तीसरी चीज या कंपाउंड बना रहा हूँ, अपना मिक्सचर बना रहा हूँ अपना, तब जाकर के मुझे 3 लॉस को ध्यान में रखते हैं जो उन जो प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, वो 3 लॉस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते रहते हैं। इन लॉ की जरूरत कब पड़ी? जब एलिमेंट कंबाइन होकर के कंपाउंड की तरफ जाने लगा। ठीक है क्लास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है? द मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसे बना सकते हैं ना उसे हम बिगाड़ सकते हैं। इसी को हम कहते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी लॉ को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। आपकी हमारी कौन सी क्लास में था? क्लास 10th में था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में क्या था वो लॉ? हमारे पास वो लॉज था, ड्यूरिंग एनी फिजिकल केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, सपोज अगर मेरे पे कोई ए से बी करके कुछ भी मेरे पे बन रहा है, सी बन रहा है, ठीक है, अगर ये 40 है, ये 30 है, तो हमें से जो आपको सी मिलेगा, ये कहता है कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 40 30 ये मिल जाएगा, वो 7। ये ग्राम हो, ये ग्राम, ये ग्राम, मतलब ठीक है। समझ में आया फर्स्ट लॉ? बहुत इजी है। आपने डेफिनेशन सिर्फ इतनी यहां तक लिख रही है। ठीक है, नो नीड टू बी गिवन द एग्जांपल। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे तो हम उसमें देख लेंगे। लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये क्या कहता है? देखो, दिस लॉ स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। अब मैं आपको एग्जांपल और इजी करूं। देखो, ये क्या कहता है कि जो कोई भी चीज आपकी बनी है वो बिल्कुल डेफिनेट, जैसे सपोज करो कि वाटर का फॉर्मूला ये है। अब आप चाहे इसे नेचुरली बना लो, चाहे इसे आर्टिफिशियली बना लो, वो जब भी वाटर बनेगा तो उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रहेंगे। ठीक है, अब 1 मॉलिक्यूल किसका रहेगा? ऑक्सीजन का ही रहेगा। अगर मैं इसको देखूं तो हमेशा किस रेशियो में ये मास होता है ना हाइड्रोजन का, तो 2 हो गया मास। ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटॉमिक नंबर 8, तो 2:16। तो अगर आप इसे काटोगे तो 1:8। तो वाटर आपको कहीं भी मिलेगा, वो कौन से रेशियो में मिलेगा? 1:8 में ही मिलेगा। अब चाहे उस वाटर को आप चाहे अर्थ में देख लो, चाहे कहीं मून में देख लो। तो ये था डेफिनेट प्रोपोर्शन का। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी तरीके से बन सकती है? लैब में बना लो, मिथेनॉल की रिएक्शंस करके बना लो, अल्कोहल की रिएक्शंस करके, किसी चीज को बर्न करके बना लो। आपकी जो CO2 निकलेगी वो हर बार कार्बन और ऑक्सीजन यही निकलेगी। उसमें हमेशा कार्बन का 1 मॉलिक्यूल रहेगा और ऑक्सीजन का क्या रहेंगे? 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है, और अगर आप इसका रेशियो कभी भी फाइंड आउट करोगे तो जरा इसको करके देख लो, हमेशा 3:8 पे ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी बाई मास। मास होता है 12 होता है, इसका 16 2 2 है, तो क्लियर है। तो बहुत इजी है, हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन नोट करनी है। आपको इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमारा थर्ड लॉ आ जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। The masses of the element that combine with the fixed mass of other element are in ratio of small whole number। तो अब अगर आप किसी एक के मास को फिक्स्ड कर दोगे तो दूसरे का मास ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा? होल नंबर। मतलब 1 3 5 7 ऐसे नहीं आएगी 2:8, क्योंकि तो आपस में कट जाते, तो वो क्या है? सिंपल होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल में देखो, जैसे सपोज करो कि ये हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के वाटर बना रहे हैं। तो 2 ग्राम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 16 एटॉमिक मास का ही होता है। कितना बन गया? 18 ग्राम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे कितना बन गया? ये बन गया। अगर आप किसी भी एक मास को क्या करोगे? फिक्स करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द मास ऑफ 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, ये ना, विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम बियर्स 16:32। तो कितने का बना रहे हैं? 16:32। 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया, ध्यान दे रहा हूँ। तो फिर मैं इसको देखो तो 16:32 ये कट जाता है। ये कटने के बाद क्या जाएगा? सिंपल होल नंबर 1:2। ठीक है, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। तो यही रूल है इसका। एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में देखना शुरू करता हूँ। देखो ये ना आपके पास क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है? 14 ग्राम अगर डाई नाइट्रोजन का है तो डाई ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। तो 14 पे 32, ठीक है, और फिर 28 पे दिख रहा है, ये देखो 28 पे 32, और फिर अगेन 28 पे 80। तो मैं किसी को फिक्स करता हूँ, दूसरे का देखूंगा, देखो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो मैं फिक्स कर लेता हूँ यहाँ पे डाई नाइट्रोजन का, मैंने इसका फिक्स कर लिया 14 ग्राम। जब मैंने इसका फिक्स करा तो ऑक्सीजन का पहले वाले केस में कितना आ गया? 16 रेशियो। इसका तो फिक्स है 14, तो कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, अब इसका देखो कितना है, देख रहे हो कितना है? 28 ग्राम, 28 है ना। तो जब मैंने तो 14 फिक्स किया, तो जब इसका हाफ करा तो इसका भी हाफ कर दो, फिर कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। फिर इसका जब हाफ करते तो इसका भी हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 80 का हाफ कितना हो जाएगा? 40। अगर आप इसे कट करके देखो तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा। 16 से काट दूं,
कितने से कटेगा ये? 8 से काट लेते हैं ना। 8 2 जा 8 4 जा 8 2 जा 8 5 देखो क्लास 2:4:2:5 हो गया ना। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। अगर आप किसी एक के मार्क्स को समझ में आ गया, देखो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं उसकी डेफिनेशन से, कहीं कोई गलती नहीं होती। एग्जाम्पल भी डेफिनेशन में यहाँ पे पूरी तरह से मान्य होता है। ठीक है क्लास, हमारे पास अगला आता है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, ये लॉ भी बहुत इजी है, जैसे पहले वाला लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सेम रिलेटेड उसी की तरह। देखो इसमें क्या कहते हैं कि अगर अंडर वॉल्यूम और टेम्परेचर में अगर हम एक साथ लेकर के केमिकल रिएक्शंस को देखें तो वो जो पूरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जा रहा है सिंपल होल नंबर रेशियो को बियर करेगा। जैसे देखो ये आपका 1:1:1 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और 2 वॉल्यूम क्या बन गया? वाटर वेपर। तो आप देखो 1:1:1:2, तो ये पूरा क्या है? पूरा सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन में तो वाटर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ml 50 ml और 100 ml, अगर आप इसे काटो तो 50 से काटो से 2:1:2, तो ये क्या हो गया? सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया। देख रहे हो ना 2:1, और ये देखो इसको काटो 2:1, और फिर यहाँ भी ले लो आप जैसे 2:1:2। क्लियर है? तो ये हो गया आपका गैलुसैक्स लॉज ऑफ गैसेस। एक लॉ फिर आपके पास लास्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है हम आगे पढ़ेंगे। एवोगैड्रो लॉ क्या कहते हैं? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको मैं और इजीली समझाऊं तो देखो इसमें क्या है, हमने क्या कहा था कि अगर आप इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम लेते हैं, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, अगर आप इसको 1 लीटर और हाइड्रोजन लेते हो और 1 लीटर ऑक्सीजन लेते हो, कहां गया मेरा, इससे एग्जांपल समझाता हूँ। 1 लीटर या 1 लीटर ये, तो जो आपके पास बनेगा ये वाटर, तो ये जितना भी लीटर होगा आपका, सपोज 1 और 1 2 लीटर हो गया ना आपका, तो 2 लीटर में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ मोल यहाँ होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अंडर, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर बिल्कुल सेम होना चाहिए तीनों का। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने मॉलिक्यूल आपको यहाँ मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूल आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? प्रोडक्ट से। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन आपने सिर्फ यहाँ से करनी है, द कंबाइन व्हेन दिस वन से लेकर के सॉरी ये मैंने बता दिया था गैलुसैक एवोगैड्रो लॉ, ये रहा आपका। इसका एग्जांपल मैं यहाँ से ऐड कर रहा था, आपने इसको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यहाँ से दे देनी है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा आएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कराऊंगा, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं।